लोग आते हैं कार्यालय में कि सर हमको फॉर्म भरने नहीं आता है, बता दीजिए। तो अभी हम आप लोगों को फॉर्म भरने का तरीका बता दे रहे हैं, वो आप लोग गौर से सुन लीजिए। तो आपको बार बार दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 3 पेज का फॉर्म है, उसमें पहला फॉर्म जो है वो प्रपत्र 2 कहलाता है, फॉर्म 2 कहलाता है, जो 1 पेज का है। और दूसरा फॉर्म जो है वो प्रपत्र 3-1 कहलाता है, जो 2 पेज का है। प्रपत्र 3-1 या फॉर्म 3-1 उसको बोल सकते हैं, ये 2 पेज का है। तो आपको ये तीनों फॉर्म भरना है। लेकिन वैसी स्थिति में जिस जमीन के मालिक, जिस जमीन का केवाला आपके नाम से है और आप जीवित हैं, तो आपको फॉर्म 3-1 भरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 2 भरना है। और वैसे लोग जिनके पास पूर्वजों के नाम की जमीन होगी, जो आपके बाबा परबाबा या पिताजी के नाम पे जमीन है और उनकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको तीनों पेज का फॉर्म भरना है, फॉर्म 2 भी भरना है और फॉर्म 3-1 भी भरना है। लेकिन एक केस ऐसा बनता है जिसमें आपके नाम पे जमीन है और आप जिंदा हैं, अभी आप ही उसको जोत खोल रहे हैं, तो वैसे लोग सिर्फ फॉर्म 2 भरेंगे, फॉर्म 3-1 नहीं भरेंगे। ठीक है, तो फॉर्म 2-1 जो है वो 1 पेज का फॉर्म है। उसमें सबसे ऊपर देखिएगा आप लोग, लिखा रहता है राजेश ग्राम का नाम। राजेश ग्राम उसको कहते हैं जिस राजेश ग्राम में आपकी जमीन है। गांव और राजेश ग्राम दोनों में फर्क है, आपका जो ग्राम है और राजेश ग्राम दोनों में फर्क है। सर्वे डिपार्टमेंट में सर्वे में कई गांवों को मिलाकर भी एक राजेश ग्राम बनाया जाता है और एक गांव भी एक राजेश ग्राम कहलाता है। तो वो पहले से सीमांकन किया हुआ है, जो सीमांकन पहले से किया हुआ है, जो राजेश ग्राम में आपकी जमीन है, वो राजेश ग्राम का नाम वहां पर दर्ज कीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि आपकी जमीन 2 गांव 3 गांव 4 गांव में हो सकती है। तो अगर आपकी जमीन 2 राजेश ग्राम में 3 राजेश ग्राम में है, तो हर राजेश ग्राम के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। एक राजेश ग्राम में जितनी भी जमीन है वो एक फॉर्म में भराएगा। अगर दूसरे गांव में आपकी जमीन है तो उसके लिए फिर दूसरा फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा आप लोगों को। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें वो राजेश ग्राम का नाम है। तो जिस राजेश ग्राम में आपकी जमीन है उस राजेश ग्राम का नाम वहां पर दर्ज करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है थाना नंबर। थाना नंबर एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं कि हर एक राजेश ग्राम को एक नंबर दिया जाता है। नंबर देने से फायदा ये है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपके ही अंचल में या आपके ही पंचायत में एक ही नाम का 2 गांव हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें खरका, आपके अंचल में एक पंचायत है खरका, नाम सुना होंगे खरका बसंत का। वहां पर ब्रह्मोत्तर गांव है, ब्रह्मोत्तर एक गांव है, वो राजेश ग्राम अलग अलग है और तीनों राजेश ग्राम का नाम ब्रह्मोत्तर है। तीनों राजेश ग्राम का नाम ब्रह्मोत्तर है। तो अगर हम ऐसे नॉर्मली बात करेंगे कि ब्रह्मोत्तर गांव में मेरी जमीन है, तो ये चीज समझ में नहीं आएगी कि कौन से ब्रह्मोत्तर गांव में आपकी जमीन है। तो उसी चीज को पहचान के लिए कि अगर नाम सेम हो जाए किसी 2 गांव का, तो एक नंबर दे दिया जाता है हर एक राजेश ग्राम को कि उस नंबर से आप पहचान सकते हैं कि किस राजेश ग्राम की बात हो रही है। तो उसी को हम लोग थाना नंबर बोलते हैं। जैसे आपका बनौल राजेश ग्राम है तो बनौल के लिए भी एक थाना नंबर अलग से दिया गया है। तो वही थाना नंबर जो आपके राजेश ग्राम का इस्तेमाल होता है, जो जामबंदी में इस्तेमाल होता है, जो आपके केवाला में इस्तेमाल होता है, जो आपके खतियान में इस्तेमाल होता है, वो थाना नंबर वहां पर दर्ज कर देना है अपने राजेश ग्राम का देखकर। अलग अलग राजेश ग्राम के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है और अलग अलग नाम दर्ज करना है। उसके बाद अगला कॉलम आता है हल्का नंबर। ये हल्का नंबर जो है ये आपको जामबंदी में इस्तेमाल होता था, पूर्व में जो जामबंदी कायम होती थी तो उसमें इस्तेमाल होता था। इस बार के सर्वे में हल्का नंबर का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो आप उस कॉलम को खाली छोड़ दीजिए, हल्का नंबर भरने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे एक कॉलम आता है पुलिस थाना, कि पुलिस थाना आपका कहाँ है। आपका पुलिस थाना जो है वो बोखरा में है। अब बोखरा भी थाना बन गया है, तो पुलिस थाना आप बोखरा लिखिएगा। आपका अंचल बोखरा है, अंचल में बोखरा लिखिएगा। आपका जिला सीतामढ़ी है, जिला में सीतामढ़ी लिखिएगा। ऐसी भी बात हो सकती है कि एक ही आदमी की जमीन बोखरा अंचल के बाहर भी हो सकता है बगल में नागपुर अंचल है तो वहां भी आपकी जमीन हो, उसके अलावा अगल बगल में पुरी अंचल है वहां भी आपकी जमीन हो। तो हर अंचल के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है और वो फॉर्म उस अंचल में जमा होगा। बोखरा अंचल का जो भी फॉर्म होगा वो बोखरा अंचल में जमा होगा और आपका
अंचल है वो अंचल का फॉर्म दूसरे अंचल में जमा होगा जहाँ की जमीन रहेगी। तो ऊपर में आप इतना डिटेल भर दिए। ये डिटेल भरने के बाद नीचे में 11 कॉलम का एक टेबुलर कॉलम रहता है, टेबल बना रहता है 11 कॉलम का। वो 11 कॉलम में अलग अलग डिटेल भरना है। सबसे पहला जो कॉलम है वो कॉलम है रैयत का नाम, सहिस्सेदार का नाम एवं पिता का नाम। रैयत उस आदमी को बोलते हैं जो जमीन धारित करता है, जो जमीन जोत कोड़ कर रहा है। सर्वे के लैंग्वेज में किसान को, जो आम किसान होते हैं उनको रैयत बोला जाता है। रैयत का मतलब है कि आप किसी की जमीन को जोत रहे हैं। जमीन आपके गांव में जो भी है उसके एक्चुअल मालिक आप नहीं। आम लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि जमीन के मालिक हम हैं, लेकिन सरकारी रूल में अगर आइएगा तो आपके पूरे बिहार में जितनी भी जमीन है उस जमीन के प्योर मालिक आप नहीं हैं। प्योर मालिक सिर्फ एक आदमी है जो बिहार सरकार है, और बिहार सरकार आप लोगों को जमीन दिए हुई है। जो जमीन आप जोत बोल रहे हैं वो समझिए कि बिहार सरकार आपको जमीन दिए हुई है, और उस जमीन का आप पैसा देते हैं सरकार को, जिसको लगान बोलते हैं। आप लोग जाते होंगे रसीद कटवाने अपने जमीन का, सरकार को टैक्स देते हैं ना, तो वही लगान जो है वो पैसा देना हुआ सरकार को कि उसका रेंट आप दे रहे हैं। सरकार की जमीन आप रख रहे हैं, जोत रहे हैं, तो आप उसका रेंट सरकार को दे रहे हैं। तो एक्चुअल मालिक, सबसे पहला मालिक जो होता है वो सरकार होता है, और सरकार के अंदर में जो किसान जोत रहे हैं जमीन, उस किसान को रैयत बोला जाता है। तो आप अगर उसके मालिक होते हैं तो भू मालिक बोला जाता है, आपको भू मालिक नहीं बोला जाता है, भूधारी बोला जाता है, और भूधारी या रैयत बोला जाता है। इसका मतलब यही है कि आप किसी की जमीन को धारित करते हैं या आप किसी की जमीन को जोत रहे हैं, तो आप एक्चुअल मालिक नहीं है। एक्चुअल मालिक बिहार सरकार है। बिहार सरकार के अंतर्गत आप उस जमीन को जोत खोल रहे हैं और उसका लगान सरकार को दे रहे हैं, तो इसीलिए उसको रैयत बोलते हैं। तो रैयत का नाम का मतलब ये हुआ कि जो किसान अभी उस जमीन को जोत रहा है उस रैयत का नाम। रैयत एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएं कि अगर आपके नाम से कोई केवाला की जमीन है, अगर वो आपके नाम से पर्सनल है तो आप एक रैयत हो गए। लेकिन अगर उसी जगह पर केवाला में 2 भाई 3 भाई के नाम से केवाला है और उन चारों भाइयों का, तीनों भाइयों का नाम केवाला पे दर्ज है, तो वैसी स्थिति में 4 भाई या 3 भाई जिनका नाम केवाला पे दर्ज है वो सारे रैयत होंगे, वो सारे हिस्सेदार होंगे उस जमीन के। या फिर आपके पूर्वजों के नाम पे जमीन है और पूर्वज की जमीन को आप लोग अभी जोत रहे हैं वर्तमान में, उसका कोई बंटवारा नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जितने भी जीवित वंशज हैं उस पूर्वज के, वो सारे लोग उसके जमीन के रैयत होंगे और सारे लोग उसके हिस्सेदार होंगे। तो रैयत के नाम में अगर एक आदमी कोई उस जमीन को जोत रहा है, एक आदमी के नाम से जमीन है, या बंटवारा करके एक आदमी को मिल गया है, तो वहां पर एक आदमी का नाम दर्ज करना है। और अगर उसका बंटवारा नहीं हुआ है, 2 भाई 3 भाई या 4 भाई के नाम से जमीन है और संयुक्त रूप से आप उसको जोत खोल कर रहे हैं, तो वहां पर 3 भाई 4 भाई जितने भी भाई होंगे सभी का नाम दर्ज होगा। वो करके नाम आप लिख सकते हैं। जैसे 2 भाई हैं राम और श्याम, तो वहां पर राम और श्याम लिख सकते हैं आप रैयत के नाम में, और उसके नीचे आपके पिता का नाम दर्ज होगा। जो रैयत है उनके पिता का नाम दर्ज कर देना है पहला कॉलम में। तो ये पहला कॉलम कंप्लीट हो गया कि रैयत का नाम, और अगर उसमें कोई हिस्सेदार है तो उस हिस्सेदार का नाम, या फिर आपके जो पिता का नाम है वो सबसे नीचे लिख देना है। तो ये पहला कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम जो है वो है अस्थाई पता का, कि आपका अस्थाई पता कहाँ है, आपका घर कहाँ है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनकी जमीन एक गांव से ज्यादा गांव में होगी, 2 गांव में 3 गांव में हो सकती है, लेकिन घर हमेशा, अस्थाई पता जो किसी व्यक्ति का होता है वो हमेशा एक ही गांव का होता है। जिस गांव में वो घर बनाकर रह रहा है उसी गांव का वो अस्थाई नागरिक होगा, अस्थाई निवासी होगा। तो अस्थाई पता आपका जहाँ भी है वो अस्थाई पता सेकंड कॉलम में आपको दर्ज करना है, वहां पर अस्थाई पता लिख देना है। अस्थाई पता में आप लोग पूरा पता लिखिए। अगर मोहल्ला का कुछ नाम है तो मोहल्ला का नाम दर्ज कीजिए, उसके बाद गांव का नाम है तो गांव का नाम दर्ज कीजिए, उसके बाद आपका अंचल का नाम है, अंचल का नाम दर्ज कीजिए, और फिर जिला का नाम जो अभी है वो वहां पर दर्ज कीजिए। तो ये अस्थाई पता लिखने का तरीका है, ये अस्थाई पता आप लोग वहां पर दर्ज करेंगे। उसके बाद तीसरा कॉलम जो आता है ये आपके भूमि के ब्यौरा से संबंधित कॉलम है। ये कॉलम कहलाता है खाता संख्या का। आप लोग जानते होंगे कि हर एक जमीन का एक खाता संख्या होता है, उस खाते संख्या की वो जमीन होती है।
जैसे आप लोग बैंक में जाते होंगे तो बैंक में जब अकाउंट खुलवाते हैं आप लोग तो आप लोग को एक खाता संख्या निर्गत किया जाता है जो पासबुक पे प्रिंट रहता है। सब लोग जानते हैं, सब लोग का खाता होगा बैंक में। तो उस खाते के अंदर आपका जितना ट्रांजैक्शन होता है, जितना पैसा का लेन देन रहता है, चाहे वो आप निकासी करते हो चाहे वो आप जमा करते हो, वो सारा उसी खाते के अंदर डिटेल रहता है। तो वैसे ही सर्वे में जब खतियान बनता है तो खतियान में हर एक रैयत को एक खाता नंबर दिया जाता है और उस रैयत की जितनी जमीन होती है, जितना भी खसरा होता है, जितना भी प्लॉट होता है, वो उस खाते नंबर के अंतर्गत दर्ज किया जाता है, लिखा जाता है। तो हर एक प्लॉट का कोई ना कोई खाता संख्या होता है जो आपके दस्तावेज पर, जो आपके खतियान पर, जो आपके लगान रसीद पर लिखा रहता है। वहां से देख के आप अपना उस जमीन का खाता। आज मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूँ। आज की ये जनरेशन स्मार्ट तो बहुत है, इंटेलिजेंट भी बहुत है। वहां से देख के आप अपना उस जमीन का खाता नंबर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद वाला कॉलम है खसरा संख्या। ये खसरा संख्या जो है ये प्लॉट का नंबर है, खेत का नंबर है, या जो जमीन आपका है वो जमीन का नंबर है। तो ये नंबर भी आपका आपके पेपर पे दर्ज रहता है, जहां से देख के आप ये प्रमाणित करते हैं कि ये वाला खेत, ये वाली जमीन मेरी है। तो वहां से देख के आप वो खसरा नंबर उस कॉलम में दर्ज कर सकते हैं। आपकी खतियानी जमीन है तो खतियान पे वो नंबर दर्ज रहेगा। केवाला वाली जमीन है तो केवाला में आपका खसरा नंबर दर्ज रहता है। अगर आपके पास कोई पर्चा की जमीन है तो वो पर्चा में वो खसरा नंबर दर्ज रहता है। तो वहां से देख के आप अपना खसरा नंबर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद अगला कॉलम है रकबा। रकबा का मतलब होता है एरिया। एरिया का मतलब ये है कि आपकी जमीन कितनी है, कितना जमीन आप धारित करते हैं, उसका डिटेल वहां पर लिखना है। गांव घर में जो आम प्रचलन चलती है उस प्रचलन में आप लोग देखते होंगे कि आपकी जमीन जो भी है वो गांव घर में जो नापी होती है वो कट्ठा में नापी होती है कि 5 कट्ठा जमीन मेरे पास है, 6 कट्ठा जमीन मेरे पास है। या कट्ठा से अगर नीचे आएंगे तो धूर और धुड़की में बात होती है कि 5 कट्ठा 5 धूर, 5 कट्ठा 6 धूर, इस तरह की बातें गाँव में जो नापी होती है इस आधार पे होती है। लेकिन सरकारी दस्तावेज जो भी होता है उसमें आपके जमीन का रकबा हमेशा आप देखिएगा या तो एकड़ में होगा या डिसमिल में होगा। तो आपकी जमीन कितनी है वो आप, अगर आपके खतियान पे तो एकड़ डिसमिल ही लिखा रहेगा, लेकिन कुछ केवाला में मैंने देखा है कि केवाला करवाते समय लोग डिसमिल में नहीं लिखवाकर कट्ठा और धूर में लिखवा देते हैं। तो अगर आपके केवाला पर कट्ठा और धूर में जमीन दर्ज है तो आप फॉर्म में कट्ठा और धूर दर्ज नहीं करेंगे, उसको डिसमिल में कन्वर्ट करके डिसमिल में बदल कर वहां पर फॉर्म में दर्ज करेंगे। फॉर्म में जब भी आपको लिखना है वो या तो एकड़ में रकबा लिखना है या डिसमिल में रकबा लिखना है। आपके खतियान पे भी एकड़ और डिसमिल दर्ज रहता है, आपके केवाला पे भी एकड़ और डिसमिल दर्ज रहता है। कुछ केवाला में ऐसा होता है कि लोग डिसमिल नहीं दर्ज करवा पाते हैं, वो कट्ठा दर्ज करवा देते हैं। तो वैसी स्थिति में आप लोग उसको बदल लीजिएगा, डिसमिल में चेंज कर लीजिएगा और डिसमिल में चेंज करने के बाद जो भी डिसमिल आएगा वो वहां पर दर्ज कीजिएगा। उसका अगला कॉलम है आपकी चौहद्दी। चौहद्दी के केस में एक चीज का ख्याल रखना है आप लोगों को कि चौहद्दी जो भराएगी वो वर्तमान कंडीशन के हिसाब से भराएगी। आपके वर्तमान में आपके चौहद्दीदार कौन है, आपके खेत के चारों तरफ किनका खेत है, वर्तमान स्थिति के हिसाब से आपको देख के लिखना है। अगर आपको पता नहीं है तो एक बार अपने खेत पे घूम जाइए और घूम के पता कर लीजिए कि आपके चौहद्दीदार एक्चुअल में अभी कौन है। क्योंकि पुराना पेपर जो आपके पास होगा, चाहे वो खतियान हो या केवाला हो, उसमें उस समय की चौहद्दी दर्ज होगी जो उस समय आपके चौहद्दीदार रहे होंगे। आज हो सकता है कि आपके चौहद्दीदार बदल गए होंगे। केवाला जब आप करवाए थे तो आपके बगल में राम, मान लेते हैं कि उत्तर में राम जी की जमीन थी और वो राम जी ने अभी क्या किया कि किसी और व्यक्ति को जमीन बेच दिया। तो वर्तमान में चौहद्दीदार जो होंगे वो जिन्होंने केवाला करवाया है राम जी से, वो चौहद्दीदार आपके होंगे, आपके राम जी चौहद्दीदार नहीं होंगे। तो पेपर में जो चौहद्दी आपकी दर्ज है उसको आपको वहां से नहीं लिखना है। वर्तमान में जो चौहद्दीदार आपके हैं वो चीज पता करके वहां पर आपको दर्ज करना है। और चौहद्दी में चारों दिशा का कम से कम आप लोग चौहद्दी दर्ज करने की कोशिश कीजिए। अगर चारों दिशा का पता नहीं चल पाता है तो मिनिमम 2 दिशा तो हर हाल में आपको दर्ज करना है, जो उत्तर और दक्षिण कहलाता है। आपके उत्तर और आपके दक्षिण में कौन लोग हैं, ये कम से कम आप लोगों को ये 2 चौहद्दीदार का नाम वहां पर दर्ज करना है। अगर चारों चौहद्दीदार का नाम आपको पता है और आप जानते हैं उनको, तो चारों चौहद्दी वहां पर दर्ज कीजिएगा। उसका अगला कॉलम जो है वो है लगान का कॉलम, कि आपके जमीन का लगान कितना लगता है, कितना लगान सरकार को आप देते हैं उस जमीन का।
तो इस केस में बहुत सारा क्वेश्चन आम सभा में आता है कि मेरे पास केवाला है और केवाला का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो हमको पता ही नहीं कि मेरे जमीन का लगान कितना लगता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं। तो आपको बता दूं मैं कि लगान वाला कॉलम और इसके बाद एक और कॉलम आता है जिसको जमाबंदी संख्या का कॉलम बोलते हैं, ये दोनों कॉलम ऑप्शनल कॉलम है। ऑप्शनल कॉलम का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास वो है, पता है आपको, तो आप वहां पर दर्ज कर दीजिए। अगर आपको पता नहीं है, आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, लगान आप पे नहीं करते हैं, तो वो दोनों कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। वो कंपलसरी कॉलम नहीं है, ऑप्शनल कॉलम है। अगर आपके पास वो चीज है, लगान कटाते हैं, लगान देते हैं सरकार को, लगान रसीद आपके पास है, जमाबंदी संख्या आपको पता है, तो ये दोनों चीज वहां पर दर्ज कर दीजिए। और अगर आपका लगान नहीं फिक्स हुआ है, आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो दोनों कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। आपके जमीन का सत्यापन हम लोगों के स्तर से किया जाएगा। सर्वे में पूरे जमीन का सत्यापन किया जाता है और सत्यापन के उपरांत अगर वो सही पाया जाता है, सही रैयत के द्वारा अगर आपको केवाला किया गया है, तो बिना दाखिल खारिज किए हुए, बिना दाखिल खारिज करवाए हुए आपका सर्वे में आपका खतियान बनेगा। उसके लिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये आम प्रचलन में ये चीज फैली हुई है हर जगह कि अगर आपके नाम पे आपकी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो वो जमीन आपके नाम से छीन जाएगी। ऐसा कोई बात नहीं है। सर्वे में आपकी जमीन कभी भी आपके नाम से नहीं छीनेगी, ना ही वो बिहार सरकार जाएगी। शर्त सिर्फ एक है कि आप पूरी तरह से जागरूक रहें और सर्वे की जो भी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आप अपनी सहभागिता देना सुनिश्चित करें। अगर आप घर सोए रहिएगा, आप अपना पेपर मेरे पास लाके जमा नहीं कीजिएगा, आप अपना प्लॉट का दखल मुझे नहीं दिखाइएगा, नहीं बताइएगा, तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अपना सारा पेपर सर्वे कार्यालय में जमा कर रहे हैं, जो सर्वे कर्मी आपके गांव के हैं उनको जमा कर रहे हैं, आप अपने प्लॉट पे जाकर उनको दखल अपना बता दे रहे हैं कि जमीन पे मेरा दखल कब्जा है, प्लॉट का सत्यापन करवा ले रहे हैं, तो यकीन मानिए 100% आपकी जमीन आपके हाथ से जाने वाली कभी नहीं है। अगर आप उस जमीन के सही मालिक हैं, आपके पास उस जमीन का सही प्रमाण है, सही पेपर आपके पास है, तो आपके नाम से उसका हर हाल में खाता खुलेगा, खतियान आपके नाम से बनेगा। वो जमीन किसी दूसरे और तीसरे के नाम पे नहीं जाएगा। जैसा कि आप लोग पूर्व के सर्वे में सुने होंगे, 1960 के सर्वे में क्या हुआ है कि जमीन आपकी है, केवाला आपके पूर्वजों ने करवा लिया और केवाला करवाने के उपरांत घर पे बैठे रहे, घर पे सोए रहे, और वो पुनः वो जमीन, उसका खाता, उसका जो खतियान है, वो जो जमीन बेचा है, जिसने केवाला करवाया है, उन्हीं के नाम पर दर्ज हो गया। वो सिर्फ इसलिए दर्ज होता है कि जैसे आप ने किसी जमीन का केवाला करवाया, तो केवाला की कॉपी सर्वे कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं होती है। केवाला जो भी आप करवाते हैं, उस केवाला की कॉपी सर्वे कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं रहती है। सर्वे कार्यालय के पास आपका, आपके गांव का, आपके अंचल का खतियान उपलब्ध रहता है। आपके गांव का पंजी 2 जो है, जमाबंदी पंजी, वो उपलब्ध रहता है। उसके आधार पर हम लोग सर्वे करते हैं। तो अगर आपने किसी जमीन का केवाला करवाया है, खतियानी रैयत से केवाला करवाया है, या उसके वंशज से केवाला करवाया है, या फिर इसके बीच में 2-3 कड़ी में केवाला हो गया है, तो जब तक आप मुझे केवाला लाके नहीं देंगे, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि आप इस जमीन के मालिकाना हक रखते हैं, आप इस जमीन के मालिक हैं। तब तक हम उस जमीन के मालिक भाई उन्हीं को समझेंगे जो खतियानधारी है, जिनका नाम खतियान में पूर्व से दर्ज है। उनके जो जीवित वंशज होंगे, उन्हीं को उस जमीन का मालिक माना जाएगा, जब तक मेरे पास केवाला नहीं आएगा। तो केवाला धारी वाले, केवाला जो भी जमीन, केवाला वाला जमीन रखते हैं, जो भी आम किसान है, आम रैयत है, तो वो सारे लोग अपना अपना केवाला, जो भी फॉर्म बताया जा रहा है, इस फॉर्म के साथ सर्वे कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि वो जो जमीन है वो पूर्व रैयत पे नहीं जाए, वो आपके नाम पर दर्ज हो। जो केवाला आपने करवाया है, उसके आधार पर आपको उसका मालिकाना हक मिल जाए। ठीक है, तो आपको ये चीज एकदम जग के रहना है कि सर्वे की जो भी प्रक्रिया है, जो समय बताया जाएगा, उस समय के भीतर खास करके केवाला वाले को मैं ये जागा रहा हूँ कि केवाला जिन्होंने करवाया है, वो सारे लोग एकदम जग के रहिए कि आपका केवाला सर्वे ऑफिस में हर हाल में जमा हो जाए।
वो छूट जाएगा तो फिर ऐसा कंडीशन भी हो सकता है कि अगर आपके नाम पे जमाबंदी कायम नहीं है, आपके नाम से केवाला है और वो केवाला मेरे पास नहीं आया है, तो जिनके नाम से पूर्व में जमाबंदी कायम है या जिनके नाम से पूर्व में खतियान दर्ज है, उनके जीवित वंशज के नाम पे वो जमीन चली जाए तो फिर आपको दावाबंदी के क्रम में फिर से आना पड़ेगा, तो उसमें आपको परेशानी का सामना झेलना पड़ सकता है। तो अभी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अपना केवाला आप लोग देना सुनिश्चित करेंगे। सारे केवालाधारी लोग, खतियानी लोग तो देंगे ही देंगे, लेकिन केवालाधारी लोगों को थोड़ा ज्यादा जागरूक रहना है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड सर्वे कार्यालय के पास नहीं होता है। वो रिकॉर्ड आपका जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है सिर्फ उन्हीं के पास रहता है, उसके अलावा कहीं रिकॉर्ड उसका नहीं रहता है। तो आप लोगों को केवाला हर हाल में प्रस्तुत करना पड़ेगा और प्रस्तुत करवा के अपना काम करवाना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था आप लोगों को चौहद्दी के बारे में कि चौहद्दी में जो अभी वर्तमान में आपके चौहद्दीदार हैं उनका नाम दर्ज कीजिएगा। दर्ज करने के बाद आपका लगान रसीद अगर निर्गत हो रहा है तो वहां पर दर्ज कीजिए। अगर लगान नहीं दर्ज हो रहा है, नहीं कटा रहा है, आपके नाम पे दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसका सत्यापन हम लोग अपने स्तर से करवाएंगे और अगर आपका पेपर सही पाया जाएगा तो आपके नाम से खतियान बनेगा हर हाल में। उसका अगला कॉलम है